Dear students, today we are going to learn second lesson of Beehive, Standard 9, first language English, the sound of music. We'll do part 1 today from the sound of music, and the title of part 1 is Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. The title itself suggests something extraordinary. इसको अगर हम देखें, एवेलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। कोई भी व्यक्ति बिना सुने कैसे सुन सकता है? तो यहाँ पर ये टाइटल हमें सजेस्ट करता है कुछ अलग, कुछ ऐसा कि जो विशिष्ट है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एवेलिन ग्लेनी एक स्कॉटिश गर्ल का नाम है, एवेलिन ग्लेनी, और वो टोटली डेफ है, बिल्कुल सुन नहीं पा रही है, फिर भी वो सुन रही है, ऐसा ये टाइटल सजेस्ट करता है या तो कहना चाहता है। तो हमें इस लेसन में ये समझना है कि बिना सुने, बहरी होने के बावजूद भी, या तो सुनाई नहीं देने के बावजूद भी किस प्रकार से वो सुन सकती है, उसने म्यूजिक में किस प्रकार से महारत हासिल की, एक्सपर्टाइज हासिल की और दुनिया में अपना नाम किया। ये एक प्रेरणादायी इंस्पिरेशनल टॉपिक हमारे सामने है और इसको लिखा है डेबोरा कॉली ने, ये इसके राइटर हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये लेसन। लेट अस सी द लेसन। रश अवर crowds jostle for position on the underground train platform। यहाँ पर रश अवर होता है जब भी जो प्लेटफॉर्म होता है, रेलवे स्टेशन होता है या कोई भी ऐसा यातायात का स्टेशन होता है, तो वहाँ पर जब रश अवर टाइम होता है तो उस समय काफ़ी सारी भीड़ होती है, काफ़ी सारी जो लोग होते हैं वो जोसल का मतलब यहाँ पर टू पुश रफली, यानी कि एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए अपनी पोजीशन लेने के लिए, बस में या ट्रेन में बैठने के लिए जहाँ पर ज़्यादा लोगों की भीड़ होती है तो वो धक्का मुक्की करते हैं, तो उसे हम जोसल कहेंगे यहाँ पर। तो प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर जोसलिंग हो रही है ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, और ये जो है प्लेटफॉर्म वो ट्रेन प्लेटफॉर्म है, अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म है। अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट का यहाँ पर मीनिंग है स्मॉल एंड थिल, यानी कि एक ऐसी गर्ल, एक ऐसी लड़की कि जो छोटी है, काफ़ी पतली है, ऐसी लड़की यहाँ पर है। लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, उसकी एज है, उसकी आयु 17 ईयर्स ऑफ एज है, लेकिन वो उससे भी काफ़ी छोटी लग रही है, दिख रही है। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। वो थोड़ी नर्वस है, लेकिन साथ साथ वो एक्साइटेड भी है, क्योंकि उसको कहीं जाना है, बाहर जाना है, और जो ट्रेन के वाइब्रेशंस है उससे उसे पता चलता है कि ट्रेन नज़दीक आ रही है, क्योंकि वो सुन नहीं पा रही है, वो डेफ है वो गर्ल, और इसलिए यहाँ पर वाइब्रेशन से ही उसे पता चलता है कि भाई ट्रेन जो है वो नज़दीक आ रही है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। यहाँ पर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो है लंदन की, वो काफ़ी प्रेस्टिजियस यानी कि काफ़ी ख्यातनाम है, उसके काफ़ी चर्चे हैं। ऐसी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक है लंदन की, और उस एकेडमी में उसको एडमिशन मिला है, और इसीलिए वो काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि वो म्यूज़िक सीखने जा रही है। हालांकि वो सुन नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी वो म्यूज़िक सीखने के लिए जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फार्म। डॉन्टिंग इनफ यानी यहाँ पर एक फ्राइटन की का जो भाव है, फीलिंग है, यानी एक छोटी सी घबराहट, क्योंकि जब पहले पहले नए स्कूल में अगर जाना होता है तो पहले ही दिन एक घबराहट सी महसूस होती है व्यक्ति को, तो उसी प्रकार उसको भी ऐसी फीलिंग यहाँ पर आ रही है
क्योंकि ये टीनेजर है और फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फार्म, यानी कि जो स्कॉटलैंड है वहाँ के विलेज की एक लड़की है, गांव की लड़की है, और शहर में एक बड़ी सी म्यूज़िक एकेडमी में जब वो सीखने जा रही है तो उसके हृदय में एक घबराहट की फीलिंग भी है यहाँ पर। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रफाउंडली डेफ। इसका मतलब है कि ये, इसके लिए यहाँ पर एस्पायरिंग म्यूजिशियन ऐसा वर्ड यूज किया गया है। एस्पायरिंग म्यूजिशियन का मतलब है अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, यानी कि व्यक्ति जो म्यूजिशियन बनना चाहता है तो उसके अंदर एक ऐसी इच्छा है म्यूजिशियन बनने की, इसी ऐसी एक एस्पायर है, एक ऐसी वांट है उसके अंदर। तो इसीलिए उसके लिए यहाँ पर एस्पायरिंग म्यूजिशियन ऐसा वर्ड यूज किया गया है। फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, और उसने काफ़ी सारी चैलेंजेस जो है उसको फेस किया है और आगे भी करेगी, क्योंकि शी वॉज प्रफाउंडली डेफ। दैट मीन्स शी वॉज कंप्लीटली डेफ, यानी कि उसको बिल्कुल ही सुनाई नहीं दे रहा है, या तो बिल्कुल वो सुन नहीं पा रही है। एवेलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। उसका जो लॉस ऑफ हियरिंग था वो ग्रेजुअल था, यानी कि धीरे धीरे, काफ़ी छोटी उम्र से ही वो धीरे धीरे उसका सुनना कम हुआ। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 ईयर ओल्ड एवेलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, यानी कि बचपन से ही उसको म्यूजिक का शौक था और इसीलिए वो एक दिन जब पियानो प्लेइंग के लिए वेट कर रही होगी तो उसकी आयु भी 8 साल की, यानी कि 8 साल की थी उस समय। तो उसकी जो मदर है, उसकी जो माता है, उन्होंने नोटिस किया कि इनको कम सुनाई देता है। कैसे पता चला? दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उन्होंने उनकी जो बेटी है उसको नाम से बुलाया, लेकिन फिर भी उसको सुनाई नहीं दिया, वो आई नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड, और तुरंत उसको ऐसा रियलाइज हुआ कि मैंने उसको पुकारा लेकिन उसने सुना नहीं। सेज इजाबेल ग्लेनी। इजाबेल ग्लेनी जो है वो उसकी मदर है, उनकी मदर का नाम है एवेलिन ग्लेनी की जो माता है। उन्होंने उसको बुलाया लेकिन उसको सुनाई नहीं दिया। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. और कुछ समय के लिए एवेलिन जो है उन्होंने अपनी जो ये डेफनेस है, अपनी जो ये बहरापन है, उसको अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से छुपाने की कोशिश की, लेकिन लंबे समय तक वो छुपा नहीं पाई। But by the time she was 11, her marks had been deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to, मतलब यहाँ पर जो है वो जैसे जैसे समय बीतता गया, जब वो 11 साल की हो चुकी थी तब उनके जो एग्ज़ाम में जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी उनका अच्छा नहीं रहता था। उनके जो मार्क्स है वो डिटेरियोरेटेड होते थे। डिटेरियोरेटेड का मतलब है कि उनके जो मार्क्स है वो यहाँ पर फॉल डाउन हो गए, काफ़ी कम आने लगे पहले की। उनकी प्रिंसिपल ने, उनकी हेड मिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स को एक अर्ज की, एक विनती की। क्या विनती की? टू टेक टू हर टू अ स्पेशलिस्ट। या मतलब कि उनको सुनाई नहीं देता है, इसलिए उनको डॉक्टर के पास ले जाया जाए, उनके स्पेशलिस्ट के पास ले जाया जाए, ताकि वो उनका चेकअप कर सके और पता कर सके कि क्या प्रॉब्लम है उनके हियरिंग के साथ, उनकी जो कान है उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और जब डॉक्टर्स को दिखाया गया तो ऐसा पता चला कि उनकी जो हियरिंग है वो इम्पेयर्ड, यानी कि उनको नुकसान हो चुका है और वो सुन नहीं पाती है। काफ़ी सीवियर नुकसान उनकी हियरिंग को हुआ है। और क्यों हुआ है? तो उसका कारण था ग्रेजुअल नर्व डैमेज, कि जो उनकी जो नसें होती है, वेन्स जो छोटी छोटी होती है दिमाग में, या तो दिमाग को जो मैसेज पहुंचाने वाली जो नर्व्स होती है, उन नर्व्स को काफ़ी डैमेज हो चुकी थी, उनको नुकसान हो चुका था और इसीलिए वो सुन नहीं पा रही थी। दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ। और वहाँ पर उनको एक एडवाइस दी गई, एक सलाह दी गई कि उनको हियरिंग एड्स दे दिए जाए। हियरिंग एड्स से मतलब है यहाँ पर कि ऐसी एक मशीन आती है जो कान में लगाई जाती है और उसके कारण
व्यक्ति को सुनाई देता है। तो ऐसी मशीन लगाने की उनको एडवाइस दी गई, उसकी ट्रीटमेंट की एडवाइस दी गई, और उनको स्कूल फॉर द डेफ, यानी कि जो डेफ के लिए जो स्कूल होती है वहाँ पर उनको भेजने की उनको एडवाइस दी गई। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवेलिन। एवेलिन ने कहा कि अचानक उनके जीवन में एक अंधकार सा छा गया, एक ब्लैक सा छा गया, एक ऐसा अंधेरा छा गया कि उनकी जो आशाएं थी उनके ऊपर पानी फिर गया, क्योंकि उनको सुनाई देना बिल्कुल ही बंद हो चुका था। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवेलिन जो थी वो ऐसी लड़की नहीं थी, ऐसी गर्ल नहीं थी कि वो हार मान लेती, और उसने हार नहीं माननी थी। शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। और उन्होंने तय कर लिया था, उन्होंने संकल्प ले लिया था। डिटरमिन मतलब यहाँ पर संकल्प लेना, ऐसा तय करना, ऐसी ठान लेना कि वो जो है अपनी लाइफ है उसे नॉर्मल लोगों की तरह जिएंगे, यानी कि नॉर्मल लाइफ अपनी वो गुजारेंगे। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। और उन्होंने उनका जो म्यूजिक में इंटरेस्ट था उसे भी वो पकड़ के रखेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा संकल्प उसने अपने जीवन में लिया। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उन्होंने देखा कि एक गर्ल है जो xylophone बजा रही है। xylophone एक ऐसा परक्यूशन म्यूजिक होता है, यहाँ पर उसका पिक्चर भी दिया गया है, आप लोग उस पिक्चर को देख पाएंगे। ये xylophone है जिसको छोटी छोटी दो स्टिक्स से बजाया जाता है, और ये मेटालिक यानी कि मेटल का होता है। xylophone का मीनिंग है अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विथ अ रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, यानी कि जो वुडन बार्स होते हैं अलग अलग लेंथ के, वो एक मेटल की जो प्लेट पट्टी होती है उसके ऊपर वो लगाए होते हैं, और उनको वुडन बार्स को जो है उनको बजाना होता है। तो ये है xylophone, जिसका यहाँ पर मीनिंग आपको पता चल गया होगा। तो उनका जो उन्होंने जो देखा xylophone बजाते हुए एक गर्ल को, तब उन्होंने डिसाइड किया, तब उन्होंने तय किया दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वो भी वो xylophone अपने जीवन में बजाएगी। म्यूजिक का उनका जो इंटरेस्ट है उसमें xylophone उन्होंने अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर उन्होंने चुना है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स यानी कि उनके जो काफ़ी जो टीचर्स थे उन्होंने उनको डिस्करेज कर दिया कि आपको सुनाई तो देता नहीं है, तो आप सुनेंगे नहीं तो उसको बजाना कैसे सीखेंगे। तो ऐसे जब उनको डिस्करेज किया, उनके जो टीचर है वो परक्यूशनिस्ट है रॉन फॉब्स। और परक्यूशन जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि ड्रम होता है, तबला होता है, ये xylophone है जिसको स्ट्रोक से बजाया जाएगा, वो सारे परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। दूसरे विंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको फूंक से या हवा से, जैसे कि हारमोनियम है, फिर फ्लूट है, जो हवा से बजाए जाते हैं उनको हम कहेंगे विंड से चलने वाले, यानी कि हवा से चलने वाले। तो ऐसे प्रकार होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के। जो कुछ होते हैं जो वायर से बजते हैं, जैसे कि गिटार है वगैरह जिसमें वायर लगती है। तो इस प्रकार के अलग अलग म्यूजिक के जो इंस्ट्रूमेंट है उन इंस्ट्रूमेंट के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर परक्यूशनिस्ट जो है उनके रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी कि क्वालिटी। तो यहाँ पर एवेलिन की जो क्वालिटी है कि उनके अंदर जो पोटेंशियल पड़ा है, उनके अंदर जो एक संकल्प शक्ति है और म्यूजिक का उनका जो इंटरेस्ट है वो पहचान लिया था रॉन फोर्ब्स नाम के जो परक्यूशनिस्ट म्यूजिशियन है उन्होंने। और इसीलिए ही बिगन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। तो उन्होंने उनको सिखाना शुरू किया, और उन्होंने जो ड्रम होते हैं बड़े बड़े, वो ड्रम दो अलग अलग ड्रम लिए और उनको अलग अलग नोट्स पर ट्यून किया। यानी कि हाई पिच होती है, लो पिच होती है, ऐसे पिच अलग अलग होती है, ऐसी अलग अलग ट्यून होती है। तो उस ट्यून पर उन्होंने सेट किया, और सेट करने के बाद डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, और उन्होंने उनको सलाह दी। क्या कहा? डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, यानी कि अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, क्योंकि उनको कानों से तो सुना ही नहीं देता है। इसलिए उन्होंने उनको इशारा किया कि कानों से सुनने की कोशिश मत करो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, लेकिन जो भी यहाँ से बज रहा है उसे सेंस करने की कोशिश करो, उसे फील करने की कोशिश करो, उसे अनुभव करने की कोशिश करो। ऐसा उन्होंने उनको सलाह दी, सेज एवेलिन।
Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. और जैसे उनके टीचर ने यानी कि रॉन फोर्ब्स ने उनको सलाह दी, उस प्रकार से उन्होंने जब उसको फील करने की कोशिश करना शुरू किया तो क्या हुआ, उनको एक अनुभव हुआ कि जो हायर ड्रम यानी हायर पिच वाला जो ड्रम है, हायर ट्यूनिंग वाला जो ड्रम है, वो उनको उनकी जो वेस्ट से अप यानी कि कमर के ऊपर के भाग में उनको फील हो रहा था, और जब लोअर ट्यूनिंग वाला जो ड्रम था वो उनको वेस्ट डाउन यानी कि उनकी कमर के नीचे के हिस्से में उनको अनुभव हो रहा था, फील हो रहा था। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉर्ब्स ने उस एक्सरसाइज को बहुत बार रिपीट किया, एंड सुन एवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और उस समय एवेलिन को पता चला कि अलग अलग नोट्स को अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में वो फील कर सकती है, क्योंकि जो सुर होते हैं, म्यूजिक के जो सुर होते हैं, वो सुर अलग अलग नोट्स में होते हैं, अलग अलग उसकी ट्यूनिंग होती है, अलग अलग उसकी पिच होती है, तो उसको शरीर के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने फील करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके ऊपर वो एक्सपर्टीज करने लगी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। और धीरे धीरे एवेलिन जो है वो सीख गई कि अपने दिमाग और बॉडी के जरिए किस प्रकार से अलग अलग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उनको वो फील कर सकती है, और जिस प्रकार से हम सुन करके उनको फील करते हैं, उसी प्रकार से उसकी जो वाइब्रेशंस है और उसके जो साउंड्स है, उनकी वाइब्रेशंस को वो अपने बॉडी को जब टच होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशंस को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उन्होंने अनुभव करना, फील करना सीख लिया। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और तो फिर क्या था, एक डिटर्मिनेशन था, एक बहुत बड़ा संकल्प था, और हार्ड वर्क और बहुत सख्त मेहनत थी, और उसके कारण उन्होंने चीज़ों को सुनने का, अनुभव करने की एक महारत, खास तौर पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को सुनने की एक महारत उन्होंने हासिल कर ली। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। और तब से उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा नहीं, यानी कि वो आगे बढ़ते ही गए, सख्त मेहनत करते गए और आगे बढ़ते गए। शी toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life। और यूनाइटेड किंगडम के अलग अलग हिस्सों में और अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ उन्होंने टूर की। हर जगह पे वो जाते और अपने म्यूजिकल जो ग्रुप होता है, ऑर्केस्ट्रा यानी कि एक ऐसा म्यूजिकल ग्रुप है कि जो ऑर्केस्ट्रा बजाता है, म्यूजिक के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को हारमोनिकली एक साथ बजाता है, तो उसमें वो अलग अलग जगह पर ऑर्केस्ट्रा के साथ गई। और तब से कि जब वो 16 ईयर्स की हो चुकी थी, 16 साल की हो चुकी थी, तब से उन्होंने एक ऐसा डिसीजन ले लिया, एक ऐसा संकल्प ले लिया कि म्यूजिक ही उनकी जीवन होगा, म्यूजिक ही उन्होंने अपना जीवन म्यूजिक को ही बना लिया। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और उन्होंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन देना, यहाँ पर उसका मीनिंग आप देख सकते हैं। ऑडिशन गेव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस सो दैट द डायरेक्टर कुड डिसाइड वेदर शी वॉज गुड इनफ। यानी एक छोटी सी एग्जाम टाइप का होता है कि आप जो भी कला जानते हैं, उस कला को आप जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो जजेस होते हैं, उनके सामने आप अपनी कला को पेश करते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा आपकी कला का आप पेश करते हैं, और तब वो डिसाइड करते हैं कि आपने जो उनके सामने जो एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया है वो सही है या नहीं है, उसे हम कहेंगे ऑडिशन। तो एक छोटी सी एग्ज़ाम उन्होंने दी, और हम सबके आश्चर्य के बीच में यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और वो जो एकेडमी है, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, उसकी हिस्ट्री में आज तक किसी ने इतने सारे मार्क्स नहीं प्राप्त किए थे, उतने मार्क्स एवेलिन ने प्राप्त किए उसकी पूरी हिस्ट्री में। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। और धीरे धीरे अब क्या है कि वो सबके साथ, क्योंकि सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो साथ में ही बजते हैं। हम देखते हैं कई सारे जो म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जो गायक है वो गाना गाते हैं और उनके पीछे बहुत सारे
म्यूजिशियंस जो होते हैं वो बजाते रहते हैं, कीबोर्ड बजाते हैं, ऑर्गन बजाते हैं, कैशियो बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं, ड्रम सेट होता है पूरा वो बजाते हैं, तबले बजते हैं, हारमोनियम बजता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑर्केस्ट्रा में बजते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि वो धीरे-धीरे ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो। इसका मतलब ये है कि ऑर्केस्ट्रल जो वर्क है उसमें से वो धीरे-धीरे सोलो परफॉर्मेंस पे आ गई। यानी कि उनका बजाना, उनका ये जो ज़ाइलोफ़ोन बजाना है, वो इतना पॉपुलर होता जा रहा था दिन ब दिन कि अब सिर्फ़ वो अपना एक ही इंस्ट्रूमेंट ज़ाइलोफ़ोन बजा के ही वो प्रोग्राम देने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, उनके ये 3 साल की जर्नी में शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और उनकी ये 3 साल की जो जर्नी थी, उसमें कई सारे ऐसे बड़े-बड़े अवार्ड्स जो थे वो उन्होंने प्राप्त किए थे। उतनी महारत उन्होंने उस ज़ाइलोफ़ोन पर, उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पर हासिल कर ली थी। एंड फॉर ऑल दिस एवेलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इतने सारे हीरोइक अचीवमेंट प्राप्त करने के बावजूद भी वो इस बात को वो नकार रही है। और वो क्या कह रही है, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। वो कह रही है कि अगर आपको आपकी मंजिल पता है, अगर आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, और वहाँ जाने के लिए अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, सख्त मेहनत करते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप वहाँ पर उस ऊंचाइयों पर आप पहुँच जाएंगे। और वैसे ही ऊंचाई यहाँ पर एवेलिन ने हासिल की थी। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। और उन्होंने ऐसी ऊंचाई प्राप्त कर ली कि उनके ये जो म्यूजिक की जो कला है उसकी डिमांड होने लगी। दुनिया में अलग अलग जगह से उनको प्रोग्राम के लिए निमंत्रण आने लगे, इनविटेशन आने लगे। और सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट नहीं, लेकिन और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट वो बजाना अब सीख चुकी थी। और एक हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, यानी कि उनका एक बिजी इंटरनेशनल शेड्यूल बन गया कि तारीख पे तारीख उनके प्रोग्राम के लिए पढ़ने लगी और वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गई। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवेलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। और ये देखना बहुत ही आनंददायी था, बहुत ही फैसिनेटिंग था, क्योंकि बहुत ही एक अट्रैक्शनकारी था, यानी कि आकर्षक था कि एवेलिन जो है वो एफर्टलेसली, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए, क्योंकि वो सुन नहीं पाती थी इसलिए यहाँ पर ऐसा वर्ड उनके लिए यूज़ किया गया है। तो एफर्टलेसली वो अपना जो ज़ाइलोफ़ोन है वो बजाती है। और इतने सारी वो जगहों पे वो देश में कई देशों में जाकर के वो अपने प्रोग्राम्स देती है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। और हमारे ये 2 घंटों के जो डिस्कशन वो ऑथर कह रहे हैं कि हुआ, तो एक भी वर्ड उन्होंने मिस नहीं किया। मैन विथ बशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, वो कह रही है, शी लाफ्ड, हंसते हुए, कि जो बहुत ही घनी दाढ़ी वाले जो लोग होते हैं, ऐसा उन्होंने इसलिए कहा, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज। वो कह रही है कि मैं जब भी किसी व्यक्ति को बोलते हुए सुनती हूँ, तो मैं सिर्फ उसके लिप्स ही नहीं पढ़ती, लेकिन पूरा जो फेस है, उसकी जो स्पेशली जो आईज़ है, आँखें हैं, उनको भी मैं पढ़ती हूँ। और वो क्या कहना चाहते हैं वो मैं सुन लेती हूँ, मैं उसके एक्सप्रेशंस के ऊपर। यानी कि व्यक्ति का जो फेस होता है, वो जो चेहरा होता है, वो काफ़ी कुछ बोलता है, वो काफ़ी कुछ कह देता है, काफ़ी कुछ एक्सप्रेस कर देता है। और उसी से अगर हमारे अंदर वो एबिलिटी हो कि व्यक्ति का चेहरे को हम पढ़ सकें, वो एबिलिटी यहाँ पर एवेलिन में है। और इसलिए कहती है कि जो घनी दाढ़ी वाले जो लोग होते हैं, क्योंकि उनका चेहरा दाढ़ी की वजह से दिखाई नहीं देता पूरा, तो इसीलिए उनके चेहरे को पढ़ने में उनको दिक्कत होती है, ट्रबल होती है, इसलिए यहाँ पर ऐसा उन्होंने कहा था। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लेट, यानी कि स्कॉटिश असेंट के साथ, क्योंकि वो स्कॉटलैंड की है इसलिए वो जो भी लैंग्वेज बोलेगी, लेकिन उसमें एक स्कॉटिश एक एसेंस उसमें आ जाएगा। तो इसलिए वो फ्लॉलेसली बोल रही है,
विदाउट फॉल्ट, बिल्कुल रुके हुए, किसी भी प्रकार की मुश्किल के बिना वो बोल रही है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। वो कह रही है, शी सेज, कि मेरी स्पीच इसलिए क्लियर है, मैं इसलिए स्पष्ट रूप से बोल पा रही हूँ क्योंकि जब मैं 11 साल की थी तब तक मैं सुन पाती थी, और इसीलिए मैं, क्योंकि मैंने सुना है इसलिए मैं भाषा सीख गई हूँ और मैं बोल सकती हूँ। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। और उन्होंने वो एक्सप्लेन नहीं किया कि हाउ, किस तरीके से उन्होंने फ्रेंच और जापानीज जो लैंग्वेजेस है उनको वो उनके ऊपर भी उन्होंने महारत हासिल कर ली, वो काफ़ी अच्छे से बोलना सीख गई। एज पर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, म्यूजिक के लिए वो एक्सप्लेनेशन देती है। इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। वो कह रही है कि म्यूजिक जो है वो मेरी बॉडी में, पूरी बॉडी में मूव करता है, आता है। और यानी यहाँ पर डालना, लेकिन यहाँ पर जो म्यूजिक है वो मेरी पूरी बॉडी के अंदर आ जाता है। किस प्रकार से आ जाता है? क्योंकि मैं उसको फील करती हूँ, मैं उसको अच्छी तरह से, मैं मेरे अंदर जो एक प्रकार की जो भावना है, एक इमोशन है, एक फीलिंग है, उसको फील करती हूँ। और जो म्यूज़िक है वो मेरे पूरे बॉडी के अंदर, और मानी फ्लो करता है, मेरे पूरे बॉडी के अंदर वो बहता है, ऐसा उनका कहने का मीनिंग है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। मैं उसको अपनी स्किन पे उसको अनुभव कर सकती हूँ। मेरे चिक बोन्स, यानी कि जो चिक बोन्स है उनके ऊपर मैं उसको अनुभव कर सकती हूँ। मेरे इवन मेरे बालों में भी मैं उसको अनुभव कर सकती हूँ, ऐसा वो कह रही है। यानी कि मेरे बॉडी का कोई पार्ट ऐसा नहीं है कि मैं जहाँ पर म्यूजिक को फील न करती हो। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips। यानी कि जब वो xylophone बजाती है तो उस समय, जाइलोफोन बजाते समय उसके जो सेंस है, उसके जो वाइब्रेशंस है, उसके वाइब्रेशंस को वो स्टिक के ज़रिए अपनी फिंगर टिप्स से पूरे बॉडी में वो सेंस करती है या तो फील करती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और जब वो ड्रम्स बजाती है तो उस समय, रेजोनेंस का यहाँ पर मतलब है इकोज ऑफ साउंड्स, यानी कि साउंड्स के जो इकोज होते हैं, जो वाइब्रेशंस होते हैं, वो उनके बॉडी में फ्लो करते हैं, बहते हैं। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। यानी कि जब वो स्टेज पर परफॉर्मेंस के लिए जाती है तो वो अपने शूज़ रिमूव कर लेती है, निकाल देती है, ताकि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बजे उसके जो वाइब्रेशंस है वो उनके पैरों से होकर उनकी पूरी बॉडी में वो आ जाए और उसको वो अच्छी तरह से फील कर सके। नॉट सरप्राइजिंगली एवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। मतलब एवेलिन जो है वो अपनी ऑडियंसेस को इतना अट्रैक्ट करती है, इतना आनंद दे पाती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विथ अ रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। और 1991 में उन्होंने रॉयल फिलहार्मोनिक जो सोसाइटी है, ये रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी एक ऐसी सोलोइस्ट की सोसाइटी है, ऐसी एक संस्था है कि जो डिवोटेड टू म्यूज़िक, यानी कि जो म्यूज़िक को समर्पित होती है, ऐसी। तो वो अवार्ड उन्होंने 1991 में उनके ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के कारण उनको मिला, वो अवार्ड उन्होंने पाया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। जेम्स ब्लेड्स नाम के एक व्यक्ति है जो परक्यूशनिस्ट है और एक्सपर्ट परक्यूशनिस्ट है। वो कह रहे हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। भगवान ने उनकी जो हियरिंग है, यानी कि सुनने की जो शक्ति है, वो ले ली है, लेकिन भगवान ने उससे भी कई गुना ज़्यादा उनको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, विशिष्ट कला उनके अंदर डाल दी है। वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। जो भी हम सुनते हैं वो तो सिर्फ हम सुनते ही हैं, लेकिन वो उसे फील करती है। मतलब जो हम सुनते हैं वो एविलिन उसको फील करती है, और शायद हमसे भी ज़्यादा अच्छी तरह से, मोर डीपली, फार मोर डीपली, यानी बहुत गहराइयों से समझ पाती है। यानी हम जितना सुनते हैं और समझते हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो ना सुनते हुए भी उसे सुन पाती है और समझ पाती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसिस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। और
वही एक कारण है कि वो इतनी अच्छी तरह से ये जो म्यूज़िक है उसको एक्सप्रेस कर पाती है। एवेलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कोहॉलिक। एवेलिन जो है वो कबूल करती है, कन्फेस करती है कि वो जो है वो वर्कोहॉलिक है। अब वर्कोहॉलिक का मीनिंग यहाँ पर आप देख सकते हो। वर्कोहॉलिक का मतलब है अ पर्सन हू फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू। वर्कोहॉलिक ऐसे लोग होते हैं जो अपने काम में ही डूबे रहते हैं। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। उन्होंने कहा कि जो क्लासिकल म्यूजिशियंस यानी कि जो बड़े बड़े म्यूजिशियंस होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, क्योंकि जो म्यूज़िक होता है वो जब रूल्स एंड एक फोक म्यूज़िक होता है और दूसरा क्लासिकल म्यूज़िक होता है। तो जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं जिस प्रकार से अपने काम में वो डूबे रहते हैं, उनसे भी कई गुना ज़्यादा उन्होंने हार्ड वर्क किया है। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस। लेकिन उसके जो रिवॉर्ड्स है, उसके जो परिणाम हैं वो काफ़ी बड़े मिलते हैं, काफ़ी अच्छे मिलते हैं, काफ़ी एट अ ग्रेट एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि उसके जो परिणाम हैं वो जो फल है वो उनको मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, उनके जो रेगुलर कॉन्सर्ट्स होते हैं उसके अलावा भी एवेलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। वो जेलों में और हॉस्पिटलों में भी वो हॉस्पिटल्स में वो अपने जो कॉन्सर्ट्स है यानी कि अपने जो म्यूजिकल प्रोग्राम्स है वो देती रहती है। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। और जो यंग म्यूजिशियंस है उनको सीखने के लिए वो हायर प्रायोरिटी उनकी है, यानी कि वो एक प्रायोरिटी देते हैं ऐसे लोगों को। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, यानी कि एन रिचलिन नाम के जो व्यक्ति है, जो बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन के चेयरमैन या उसके सभ्य रहे होंगे, वो कह रहे हैं शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। वो कह रहे हैं कि ये जो है वो डेफ चिल्ड्रन के लिए एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है। दे सी दैट देयर इज़ नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो। और शायद एवेलिन को देख करके जितने भी डेफ लोग हैं वो सब देख पा रहे हैं, उनमें से इंस्पिरेशन, प्रेरणा लेते हैं कि इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई मुकाम नहीं है कि वो अपनी डेफनेस की वजह से हासिल नहीं कर पाएंगे। एवेलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age। एवेलिन ग्लेनी जो है उन्होंने अपने जीवन में अपनी एज के जो लोग प्राप्त कर लेते हैं शायद उनसे दुगुना उन्होंने प्राप्त कर लिया है, ये डेफनेस होने के बावजूद भी। शी हैज़ ब्रॉड परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। और उन्होंने परक्यूशन को फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा यानी कि ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट में ला के रख दिया। अब इस सेंटेंस का मीनिंग ऐसा होता है कि हम देखेंगे कि जब भी कोई गायक गाना गाते हैं तो उनके इर्द गिर्द परक्यूशनिस्ट यानी कि पूरा ऑर्केस्ट्रा रहता है, लेकिन वो गायक के पीछे रहता है। कभी कभी हमने देखा होगा कि स्पेशल सोलो परफॉर्मेंस होता है फ्लूट का, उसके पीछे पूरा ऑर्केस्ट्रा रहता है। कभी हारमोनियम का परफॉर्मेंस होता है, कभी ऑर्गन म्यूजिकल कीबोर्ड का परफॉर्मेंस रहता है, कभी अकेले वायोलिन का परफॉर्मेंस रहता है, कभी अकेले गिटार का परफॉर्मेंस रहता है, लेकिन कभी अकेले जाइलोफोन का परफॉर्मेंस यानी ऐसे परक्यूशन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका परफॉर्मेंस कम रहा होगा, तो इसको फ्रंट पे ले आए, यानी कि अकेले जाइलोफोन का भी परफॉर्मेंस हो सकता है, ऐसा उन्होंने साबित कर दिया। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। उन्होंने काफ़ी इंस्पिरेशन जो हैंडीकैप्ड है, जो डिसेबल है, उनको भी दी है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग जब उनको देखते हैं तो कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। वो कहते हैं कि अगर ये कर सकती है, अपनी डेफनेस के बावजूद भी अगर इतना सारा वो कर सकती है, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर अगर अपना नाम रोशन कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और ऐसा नहीं है कि, लेकिन उन्होंने एक इनॉर्मस प्लेजर, एक बहुत बड़ा जो आनंद है, प्लेजर है, जो हैप्पीनेस है, वो मिलियन लोगों को यानी कि कई लक्ष्य लोगों को उन्होंने दिया है और इंस्पिरेशन भी वो बनी है। तो ये जो लेसन है हमारा साउंड ऑफ म्यूज़िक, यानी कि इसका पार्ट 1 हमने यहाँ पर देखा है
एवेलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवेलिन ग्लैनी जो है वो साउंड को सुन पाती है या तो सुनती है बिना सुने। इसका मतलब यहाँ पर हमने अच्छी तरह से समझ लिया है कि कैसे इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद भी किस प्रकार से उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा, और ना ही सिर्फ सीखा लेकिन उसके ऊपर एक्सपर्टीज प्राप्त किया, उसकी वो मास्टर हो गई, और सिर्फ ना ही मास्टर हो गई लेकिन वर्ल्ड में अपना नाम, उनका जो नाम है वो आज गूंज रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो लेसन नंबर 2 है उसका पार्ट 1 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख लेना, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।